नौबतपुर राज्य के राजा चितरंजन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसके राज्य में चारों ओर बहुत ही खुशहाली थी। राजा चितरंजन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जयरंजन। राजा चितरंजन के कोई अपनी संतान नहीं थी, इसीलिए वो अपने छोटे भाई जयरंजन के पुत्र विजयरंजन को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन दोनों भाई अपने राज्य के किसी विषय पर आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक ने कमरे में प्रवेश किया और वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। बोला, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सेवक, तुम घबराए हुए क्यों हो? महाराज, सूचना ये है कि महारानी केतकी आपके छोटे भाई की पत्नी सुहासिनी झील में नौका विहार करते हुए डूब गए हैं। वो नाव दुर्घटना का शिकार हो गई और कोई नहीं बच सका। ओह मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? अब इस परिवार में केवल राजा, उनका भाई और उनका भतीजा विजयरंजन ही बचा था। दोनों भाई दुख के सागर में डूब गए थे। अभी इस दुर्घटना को केवल 2 ही दिन हुए थे कि अचानक जयरंजन दर्द से कराहने लगा। पल भर में उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। वो बोला, भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दिल से मेरे शरीर को खींचकर बाहर निकाल रहा हो। आह, बहुत दर्द हो रहा है। जयरंजन मेरे भाई, घबराओ नहीं, मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ। भैया, राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहो जयरंजन, दुख की इस घड़ी में तुम मेरा साथ ना छोड़ो। भैया, मौत सामने खड़ी है, मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो जयरंजन, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं उस बात को पूरी करूँगा। भैया, मेरे बाद विजयरंजन को पिता के प्यार की कभी कमी ना महसूस होने देना। इसे अपने पुत्र की भांति ही पालना, इसकी रक्षा करना। जयरंजन, ये भी कोई कहने की बात है? विजयरंजन के सिवा अब मेरा इस दुनिया में कौन है? विश्वास रखो, मैं विजयरंजन को पुत्र के समान ही पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजयरंजन ही इस देश का राजा होगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी विजयरंजन के जीवन की रक्षा करूँगा। आह भैया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, कहकर विजयरंजन ने अपनी आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जयरंजन, तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा ने अपने भतीजे को अपने पुत्र की भांति पाला। उसे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। अब विजयरंजन जवान हो चुका था। एक दिन जब युवराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब महाराज के दरबार में एक पंडित जी पधारे जो ज्योतिष विद्या के जानकार थे। राजा ने उनका स्वागत किया और तब उनसे युवराज बन चुके विजयरंजन का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिष महाराज ने अपनी गणना करने के पश्चात अकेले में महाराज को बताया, युवराज विजयरंजन आपका वास्तविक पुत्र नहीं है। जी पंडित जी, तो सुनिए महाराज, मेरे विचार में आप युवराज को देश निकाला दे दीजिए, क्योंकि मेरी विद्या ये कहती है कि कुछ समय के पश्चात युवराज आपके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। महाराज, मेरी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। यही सत्य है कि वो शीघ्र ही आपको बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसीलिए मेरा विचार यही है कि आप आज ही उसे देश निकाला दे दीजिए, तो शायद आप बच सकते हैं। परंतु पंडित जी, मैंने उसके मरते पिता को वचन दिया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और मेरे बाद वही मेरा उत्तराधिकारी भी होगा। मैं वचन भंग नहीं कर सकता। महाराज, मेरा काम आपको सावधान करना था, आगे आपकी इच्छा। ज्योतिषाचार्य वहां से चले गए और महाराज गहरी चिंता में डूब गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो महाराज इस बात को लगभग भूल ही चुके थे। कुछ दिनों के बाद युवराज फिर से शिकार खेलने के लिए वन में गया। जैसे ही वो वन में पहुंचा, उसे बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई दिया।
युवराज ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया, परंतु हिरन बहुत ही तेज गति से उछलता कूदता न जाने झाड़ियों में कहाँ छिप गया। तब युवराज सोचने लगा, हिरन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया वो। तभी युवराज की दृष्टि एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक ऋषि महाराज नदी में नहा रहे थे। वह सोचने लगा, मुझे उनके पास चलकर हिरन के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता उन्होंने हिरन को देखा हो। विजय रंजन घोड़े से उतरकर ऋषि की ओर चल पड़ा और ऋषि के निकट पहुंचने पर उसने पूछा, ऐ ऋषिवर, क्या तुमने इस ओर से किसी हिरन को जाते हुए देखा है? ऋषि ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे हिरन के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। युवक, क्या एक निरीह जानवर को अपने शौक के लिए मारना उचित है? ऋषि की बात सुनकर विजय रंजन की त्योरियां चढ़ गई और वह गुस्से में बोला, ऐ ऋषि, जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं नौबतपुर का युवराज विजय रंजन हूँ। जल्दी से उस हिरन के विषय में मुझे बता दो। युवराज, मेरी बात मान जाओ और उस बेजुबान हिरन का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन को बहलाने के लिए और भी कई साधन हैं इस दुनिया में। तुम उन साधनों से अपना मन बहलाओ। हिरन को मारकर उसकी हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मूर्ख ऋषि, तू बहुत ही बोलता है। लगता है मुझे तुम्हारी इस उदंडता का मजा चखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर ऋषि हंस पड़े और बोले, युवराज, तुम किस प्रकार मुझे मजा चखाओगे, जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, मैं अभी दिखाता हूँ। ये कहते ही अगले पल युवराज ने ऋषि के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। युवराज, तुम्हें बहुत ही गुमान है तुम्हारे ऊपर। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी इस धृष्टता का दंड ना दिलवाया तो मेरा नाम भी कृपाचार्य नहीं। युवराज ने हंसकर कहा, लगता है थप्पड़ खाकर अभी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। युवराज, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, बहुत ही महंगा। ऋषि ने क्रोध भरी दृष्टि विजय रंजन पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद युवराज सोचने लगा, इस ऋषि ने शिकार खेलने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर विजय रंजन बिना शिकार खेले ही उसी समय नौबतपुर की ओर वापस चल दिया। जैसे ही वो अपने महल के बाहर पहुंचा, तभी एक सेवक आया। युवराज, महाराज ने आपको इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है, लेकिन क्यों? कारण मुझे नहीं पता युवराज। कुछ देर के बाद वह जब दरबार में पहुंचा, तब वहां पर वो ऋषि पहले से ही मौजूद थे। उसे देखते ही युवराज ने सोचा, अरे ये तो वही ऋषि है जिसको मैंने वन में थप्पड़ मारा था। तो क्या ये ऋषि वास्तव में ही पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आ गया? विजय रंजन राजा चितरंजन के पास जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलवाया है? विजय रंजन, ये ऋषिवर तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच ही तुमने इनको थप्पड़ मारा है? सारी बात सुनकर विजय रंजन सकपका गया। पिताजी महाराज, हाँ, मैंने ही इस साधु को थप्पड़ मारा था, लेकिन क्यों? इस साधु ने मुझे हिरन का शिकार करने से रोका था और मेरे साथ बड़ी ही उदंडता से पेश आया था, इसीलिए मैंने इस साधु को थप्पड़ मारा। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ाना उदंडता है? क्या किसी निरीह जानवर के बचाव में बोलना उदंडता है? विजय रंजन से चितरंजन के प्रश्नों का उत्तर न देते बना। यह सब देखकर राजा ने युवराज से कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य ऋषि का अपमान किया है, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय भरे दरबार में इनसे क्षमा मांगो। पिताजी, ये आप क्या कहते हैं? मैं ठीक कहता हूँ युवराज। इस ऋषि को थप्पड़ मारकर तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी ही होगी। युवराज सोचने लगा, पिताजी महाराज का आदेश तो टाला नहीं जा सकता। मन ही मन में क्रोध से कांपते हुए युवराज ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा,
ऋषि महाराज, सचमुच मैंने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। युवराज, मैंने वन में तुमसे जो कहा था वह करके दिखा दिया, अब मेरे दिल को चैन मिल गया है। इसके बाद ऋषि महाराज दरबार से चले गए। युवराज विजय रंजन भी क्रोध में उबलता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंच गया। वह मन ही मन में बहुत क्रोधित हो रहा था और सोच रहा था, आज भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधारण ऋषि से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी, आइए प्रधानमंत्री जी, कहिए कैसे आना हुआ। युवराज, इस समय मैं आपके पास खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद? किस बात का खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज भरे दरबार में महाराज ने जिस प्रकार आपका अपमान किया था उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक ऋषि से आपको क्षमा मांगने को कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया। युवराज, प्रधानमंत्री जी, हमें उस घटना की याद ना दिलाइए। जैसे भी हो, हम उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ऐसी बात है तो अब इस विषय में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन महाराज ने आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि सगा सगा होता है और सोतेला आखिर सोतेला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज कभी आपके साथ ये अन्याय ना करते। प्रधानमंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बेशक मैं महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बस बस युवराज, ज़्यादा बड़ाई ना कीजिए महाराज की। देख लिया आज तुम्हारे प्रति उनका कितना स्नेह है। युवराज, यदि तुम चाहो तो अपने इस अपमान का बदला ले सकते हो। वो कैसे प्रधानमंत्री जी? महाराज के खिलाफ बगावत करके। ये क्या कहते हो प्रधानमंत्री? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक तो तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे और दूसरे तुम आसानी से नौबतपुर की राजगद्दी के स्वामी बन जाओगे। प्रधानमंत्री जी, नौबतपुर की राजगद्दी एक ना एक दिन तो मुझे ही मिलने वाली है, फिर मैं बगावत क्यों करूं? आप बड़े ही भोले हैं। जरा सोचिए तो, जब महाराज बिना किसी कारण से भरे दरबार में आपका इस प्रकार से अपमान कर सकते हैं तो समय आने पर वो आपके स्थान पर किसी दूसरे को भी राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री, आपकी बात हमारी समझ में आ रही है, बताइए हमें क्या करना होगा? युवराज, महल के सारे सेवकों और सैनिकों को मैं अपने साथ मिला चुका हूँ, बस आपके हाँ कहने की देर है। इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे धीरे विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझने के बाद, प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर अपनी योजना को पूरा किया जाए। तब वे दोनों राजा चितरंजन के महल की ओर चल दिए। तुरंत ही वो राजा चितरंजन के शयन कक्ष में पहुंचे। महाराज, भरे दरबार में आज मेरा अपमान करके आप चैन की नींद सो रहे हैं। युवराज, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम उदंड कब से हो गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि पिता से किस प्रकार बात की जाती है? पिता? किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ महाराज, कान खोल कर सुन लो। आपने बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया है, आज से इस राजगद्दी का सुख मैं भोगूंगा। मैं अभी तुम दोनों का इंतजाम किए देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। अरे कोई है? सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों दुष्टों को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। आदेश पाकर भी वो सैनिक चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर राजा ने कहा, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? चितरंजन, अब ये तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे सैनिक हैं, ये हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितरंजन, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी सबूत देख लो। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों,
इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर राजा चितरंजन को पकड़ लिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, आज से आप हमारे नए महाराज हैं। विजय रंजन के मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच आई थीं। ये देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, युवराज, सभी सैनिकों और सेवकों को हमने अपनी ओर मिला लिया है। अब नौबतपुर की प्रजा को अपने विश्वास में लेना है। उसके बाद शीघ्र ही आपको नौबतपुर का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने राज दरबार में घोषणा की। बड़े ही दुख के साथ ये घोषणा की जाती है कि कल रात से महाराज चितरंजन का कोई अता पता नहीं है। सुबह होने पर जब सेवक उनके शयन कक्ष में गए तो शयन कक्ष खाली पड़ा था। पता नहीं महाराज बिना बताए कहाँ चले गए। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचरों को भेज रहे हैं। हमें विश्वास है कि गुप्तचर शीघ्र ही महाराज को खोज निकालेंगे। ये घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो उठा था। इधर कारागार में कैद चितरंजन सोच रहा था, जब विजय रंजन और सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया है तो वह मुझे मार भी सकते हैं। इससे पहले कि वो दोनों अपनी चाल में सफल हो जाएं, मुझे कारागार से भाग जाना चाहिए। राजा चितरंजन महल के सभी रास्तों से परिचित था। वह उठा और उसने कारागार की एक दीवार पर 5 मुक्के मार दिए। अगले ही पल दीवार एक तरफ सरक गई और सीढ़ियां दिखाई देने लगी। ये एक गुप्त द्वार था। चितरंजन उस गुप्त द्वार में प्रवेश कर गया और उसके बाद वो दीवार पुनः बंद हो गई। राजा चितरंजन शीघ्रता से उस गुप्त रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही वो गुप्त रास्ते से होता हुआ नगर के बाहर एक वन में जा निकला। इधर कारागार के पहरेदारों ने जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी, प्रधानमंत्री जी, महाराज चितरंजन कारागार के कक्ष से गायब हो गए हैं। क्या? ओह, लगता है चितरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकला है। वह सोचने लगा, चितरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी बनाई योजना में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। इधर वन में भटकते भटकते राजा चितरंजन की भेंट ऋषि कृपाचार्य से हो गई। ये वही ऋषि थे जिसे एक समय युवराज ने थप्पड़ मारा था। ऋषि ने कहा, महाराज, आप इस हालत में इस वन में? जी हाँ ऋषिवर। और फिर राजा ने सारी घटना ऋषि को बता दी। राजा की बात सुनकर ऋषि राजा को अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें जलपान करवाया। इसके बाद ऋषि बोले, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, आप कुछ समय तक यहीं पर रहें। सही समय आने पर मैं स्वयं आपको बताऊंगा और उस समय आप अपने राज्य वापस जाइएगा। तब तक आप यहीं पर रहिए। इधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के एक आदमी को अपने महल में बुलवाया। देशमुख, हम जानते हैं कि तुम किसी भी आदमी की लिखाई की हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुम्हें महाराज चितरंजन की लिखाई की नकल करनी है। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी, बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तुम लिखो। मैं महाराज चितरंजन ये घोषणा करता हूँ। जैसे जैसे सर्वजीत बोलता गया, देशमुख वही वही पत्र में लिखता चला गया। प्रधानमंत्री ने एक धन की थैली उस आदमी को दी और कहा, लो देशमुख, ये तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे ये पत्र लिखवाया था। आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। अगले दिन राज दरबार में प्रधानमंत्री, युवराज और दरबारियों के अलावा प्रजा के कई लोग भी आए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रजाजनों, हमारे गुप्तचरों के द्वारा चारों ओर महाराज की खोज की गई, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिनों से खाली पड़ा है। यदि आप लोगों की सहमति हो तो युवराज को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। सर्वजीत की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विजय रंजन को अपना नया राजा
स्वीकार करते हैं। ठीक है, तब मैं युवराज विजय रंजन का राज तिलक करता हूँ। तभी एक आदमी ने राज दरबार में प्रवेश किया और बोला, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर उस आदमी की ओर देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास हूँ और महाराज चितरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो, लेकिन महाराज कहाँ पर हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री सर्वजीत ऊंची आवाज में उस पत्र को पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, मैं महाराज चितरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी भक्त प्रधानमंत्री सर्वजीत को नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर उसकी कैद से भाग आए। अब हमें राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम राज सुख से विरक्त हो चुके हैं, इसीलिए हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। राजा चितरंजन। युवराज विजय रंजन की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। दरबारी क्रोध से भड़क गए। तो विजय रंजन के कारण ही महाराज राज्य छोड़कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दो। आदेश पाकर सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़ चले। अच्छा हुआ समय पर महाराज का पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें ही राजा बनाने चले थे। युवराज सोचने लगा, जरूर इसमें सर्वजीत की कोई चाल है। मैं इस धूर्त के जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। शीघ्र ही सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़कर कारागार में डाल दिया। इधर राज दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? प्रजा ने कहा, हम आपको अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चितरंजन का आदेश हम स्वीकार करते हैं। उसी समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। उसी शाम सर्वजीत खुशी से झूमता हुआ कारागार में युवराज के पास पहुंचा। देखो युवराज, राजा बनकर मैं कैसा लगता हूँ। सर्वजीत, तुमने मेरे साथ घिनौनी चाल खेली है। तूने जो चाहा वह तुझे मिल गया। अब मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू मुझे मार दे। मैं जीवित रहूँगा तो हल पर मेरी अंतर आत्मा मुझे इस बात के लिए कचोटती रहेगी कि मैंने तुझ जैसे सपोले के कहने में आकर अपने देवता समान पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मार दे सर्वजीत, मुझे मार दे। ये सुनकर सर्वजीत ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, विजय रंजन, तू क्या समझता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी मार दूंगा? नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा मत कर सर्वजीत, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत ने विजय रंजन की एक ना सुनी और अट्टहास करता हुआ वहाँ से चला गया। अब इस घटना को कई माह बीत चुके थे। इधर महाराज चितरंजन वन में ऋषि के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, अब वो समय आ गया है जब आपको वापस अपने राज्य जाना चाहिए। मैंने अपने योग बल से ये जान लिया है कि युवराज इस समय कारागार में है। दुष्ट प्रधानमंत्री ने उसके साथ छल किया और विश्वासघात किया। इस समय प्रधानमंत्री सर्वजीत ही राज सिंहासन पर बैठा है। ये तो विजय रंजन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ऋषिवर? अब बाजी मेरे हाथों में नहीं है, सर्वजीत के हाथों में है। इसकी तुम फिक्र ना करो राजन, तुम मेरे साथ राज दरबार में चलोगे। फिर ऋषि ने राजा को कुछ समझाया और महाराज ने अपनी वेशभूषा बदल ली और एक साधु का वेश बना लिया। वे दोनों सर्वजीत के राज दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें कोई पहचान ना सका। सर्वजीत ने कहा, कहो साधु महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपको दान में धन चाहिए होगा, बताओ कितना धन दें आपको? मुझे तो तेरा राज सिंहासन चाहिए राजन। दुष्ट साधु, तेरी इतनी हिम्मत? अगले ही पल ऋषि ने कहा, धूर्त सर्वजीत, जिसे
तू दुष्ट कहता है वो इस देश का राजा चितरंजन है। क्या चितरंजन? हाँ, अच्छी तरह से देख ले। ये कहते हुए राजा चितरंजन ने साधु का चोला उतारा और अपने असली रूप में आ गया। महाराज को देखते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। तब ऋषि महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं ऋषि कृपाचार्य हूँ। राजा चितरंजन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा था जिसमें सर्वजीत को राजा बनाने की घोषणा की गई हो। वो सर्वजीत की एक चाल थी। ये कहकर ऋषि ने सारी बात विस्तार पूर्वक लोगों को समझाई। सर्वजीत हक्का बक्का ये सब कुछ देख रहा था। सारी बातें जानकर सभी दरबारी और प्रजाजन भड़क उठे और सर्वजीत को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे। वह माफ़ी मांगता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी। भीड़ उसे तब तक मारती रही जब तक वो बेदम होकर गिर ना गया। इसके बाद राजा चितरंजन ने युवराज को कारागार से निकलवाया। पिताजी महाराज, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दुष्ट सर्वजीत के बहकावे में आकर मैंने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया। युवराज, वो एक दुर्घटना थी और दुर्घटना को भूल जाना ही अच्छा होता है। विजय रंजन को अपनी भूल का एहसास हो गया था और राजा चितरंजन ने फिर से अपना राजपाट संभाल लिया।